आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में पाठ है नागमती वियोग वर्णन और इसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आज हम लोग इसके 13वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले हम लोग उसका सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। चैत, देखिए चैत हिंदी महीने का नाम है, हम लोग इसको चैत्र भी बोलते हैं, चैत्र। लेकिन देखिए व्याख्या करते समय हम लोग थोड़ा सा इसको अपनी सुविधा के अनुसार बदल करके बोलेंगे। चैत का महीना लग गया है या कहेंगे चैत्र का महीना लग गया है। कोई भी एक बोल करके व्याख्या कर लेंगे। चलिए आगे देखिए। बसंता, देखिए बसंता, इसको भी थोड़ा सा अपनी सुविधा के अनुसार बदल करके बोलेंगे। बसंत ऋतु आ गई है, बसंत ऋतु आ गई है। देखिए बसंत ऋतु का नाम है तो हम लोग थोड़ा सा बदल करके बोलेंगे बसंत ऋतु आ गई है। होई, देखिए होई माने हो रहा है, होई माने हो रहा है। लेकिन इसको भी थोड़ा सा बदल करके बोलेंगे आयोजन हो रहा है, आयोजन हो रहा है। किसका आयोजन हो रहा है? धमारी। तो देखिए धमारी, धमाल एक राग होता है, एक गीत होता है, तो आप धमाल राग या धमाल गीत ऐसे कह के व्याख्या कर सकते हैं। यानी धमाल राग का आयोजन हो रहा है, धमाल गीत का आयोजन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मोहिलेखे, देखिए मोहिलेखे का मतलब यहाँ पर है मेरे लिए। रानी नागमती अपने लिए कह रहे हैं कि मोहिलेखे यानी मेरे लिए। संसार, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। उजारी, उजारी मतलब उजड़ा हुआ है या उजड़ा हुआ लग रहा है। उजारी को थोड़ा सा बदल के बोलेंगे उजड़ा हुआ लग रहा है। ठीक है। पंचम, देखिए वैसे तो पंचम स्वर को बोलते हैं, जो स्वर गाने में निकलते हैं तो पंचम स्वर को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर पंचम का मतलब है कि जब कोयल पंचम स्वर में गाती है तो, ऐसे बोलना है, जब कोयल पंचम स्वर में गाती है तो, या बदल के बोलेंगे जब कोयल पंचम स्वर में गाती है तब, तो तब भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। बिरह, देखिए बिरह सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। पंच माने पाँच, पंच माने पाँच, और सर माने शर, और शर का मतलब बाण, बाण। तो देखिए जब तीनों को एक साथ बोलेंगे बिरह पंच सर, तो ये हो जाएगा कामदेव के बिरह रूपी 5 बाण, कामदेव के बिरह रूपी 5 बाण। मारे मतलब मारते हैं या घायल करते हैं, जो वाक्य में बैठ जाए। रकत रोई, देखिए रकत रोई मतलब खून के आंसू रो रही, खून के आंसू रो रही। रक्त माने खून और रोई मतलब रो रही, तो खून के आंसू रो रही। सगरों, देखिए सगरों मतलब सभी, सगरों माने सभी। वन माने जंगल, आप वन भी कह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वन माने जंगल। ढारे, देखिए ढारे का मतलब यहाँ पर है ढल गए हैं या रंग गए हैं, तो आप रंग गए हैं ऐसा बोल करके व्याख्या कर लीजिए। ठीक है, कैसे रंग गए हैं, किस में रंग गए हैं, आपको व्याख्या में समझ में आ जाएगा। बूढ़ उठे, देखिए बूढ़ उठे मतलब डूब गए, बूढ़ उठे माने डूब गए। ठीक है, बूढ़ना माने डूबना होता है, तो डूब उठे, डूब गए। सब मतलब सभी, सब माने सभी। तरिवर, देखिए तरिवर का मतलब होता है तरुवर, और तरुवर का मतलब होता है वृक्ष, पेड़ पौधे। ठीक है, तो वृक्ष या पेड़ पौधे। पाता मतलब पत्ते, पाता माने पत्ते।
भीज, देखिए भीज मतलब भीग कर, भीज माने भीग कर, भीगना, भीज भीगना, ठीक है। मजीठ, देखिए ये एक पेड़ का नाम है तो ऐसे ही रहेगा, एक औषधीय पौधा है मजीठ, तो ऐसे ही बोलना है। टेसु, देखिए टेसु भी एक पेड़ है, इसको कई नामों से जानते हैं, इसके पहले भी आ चुका है। टेसु को हम लोग पलाश बोलते हैं, ढाक बोलते हैं, छूल बोलते हैं, तो कोई एक बोल करके व्याख्या कर सकते हैं। वन माने जंगल, वन माने जंगल, तो जब दोनों को एक साथ कहेंगे टेसु वन, तो ढाक के जंगल या टेसु के जंगल, ठीक है। राता, देखिए राता का यहाँ पर मतलब है कि रक्तिम, जिसको आप लाल कह सकते हैं, रक्तिम या लाल। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको रात रानी कह के भी व्याख्या की है, तो उनकी भी व्याख्या सही है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि कवि अपने भाव के अनुसार कविता लिख कर के निकल लेते हैं। अब हम जैसे लोग इन शब्दों की उंगली पकड़ करके इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब राता का मतलब रात रानी भी होता है और लाल भी होता है, रक्तिम भी होता है। तो जिसने रात रानी अर्थ लगाया उसने रात रानी कह के व्याख्या की, जिसने लाल लगाया अर्थ तो लाल कह के। उसी तरह से देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है चाटे, तो देखिए चाटे का यहाँ पर दो अर्थ है। कुछ लोगों ने इसका अर्थ चाटा लगाया है, झापड़ मारना जिसको बोलते चाटा लगाना, तो उन लोगों ने चाटा कह के व्याख्या की। कुछ लोगों ने चाटा मतलब चींटे, मतलब चींटियाँ अर्थ लगाया, चींटियाँ, तो कुछ लोगों ने चींटी कह के व्याख्या की। तो मैं यहाँ पर चींटी वाला ही अर्थ लूँगा। मेरे कहने का मतलब है कि व्याख्या कोई भी गलत नहीं होती है। अब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, अब जो व्यक्ति जैसा उसका अर्थ लगाता है वैसी व्याख्या कर देता है, ठीक है। चलिए ऊपर फिर से देखते हैं। बौरे, देखिए बौरे मतलब बौर, जो आम का फूल होता है उसको बौर कहते हैं, तो बौरे मतलब बौर। आम सरल है। फरय लागे, दोनों को साथ लीजिए, फरय लागे मतलब फलने लगे या फल लगने लगे। अब सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अबहु माने अब तो, अबहु माने अब तो। आओ मतलब आ जाओ, आओ माने आ जाओ, कहाँ आ जाओ, घर, सरल है। कौन आ जाओ, कांत यानी प्रियतम या पति, तो प्रियतम या पति भी कह सकते हैं। सौभाग्य मतलब सौभाग्यशाली, सौभाग्य माने सौभाग्यशाली, लेकिन जब कंत सौभाग्य दोनों को एक साथ लेंगे तो हो जाएगा सौभाग्यशाली प्रियतम, सौभाग्यशाली प्रियतम। सहस माने हजार, सहस मतलब हजार। भाव, देखिए भाव, वैसे तो भाव सरल है, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन भाव का मतलब यहाँ पर है प्रकार, हजार प्रकार के, हजार प्रकार के। फूली मतलब फूली हुई हैं, यानी फूल लगे हुए हैं, खिली हुई हैं, फूल लगे हुए हैं। कौन, वनस्पति, तो देखिए वनस्पति माने वनस्पति, वनस्पति। मधुकर, मधुकर माने भंवरा, एक प्रकार का जीव है जो फूलों पर मंडराता है, फूल का रस लेता है, तो भंवरा। घूमे मतलब मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं या मंडरा रहे हैं। संवरी, संवरी माने याद करके या स्मरण करके, इसके पहले भी आ चुका है संवर, स्मरण करके, याद करके। मालती एक प्रकार का फूल है, पुष्प है, तो हम मालती ही कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुँह कह मतलब मेरे लिए, रानी नागमती कहती हैं मेरे लिए। फूल भय सब, देखिए फूल भय सब मतलब सभी फूल हो गए हैं, सभी फूल हो गए हैं, क्या हो गए हैं, कांटे, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। दृष्टि, देखिए दृष्टि मतलब दृष्टि, और दृष्टि का मतलब है नज़र, तो चाहे दृष्टि कह लीजिए चाहे नज़र, ठीक है। परत मतलब पढ़ते ही, परत माने पढ़ते ही, नज़र पढ़ते ही। जस माने जैसे, या आप मानो भी कह सकते हैं, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार परिलक्षित हो रहा है, तो मानो। लगह माने लग रहे हैं, लगह मतलब लग रहे हैं या लग रही हैं, जैसा वाक्य में बैठ जाए। चाटे, चाटे मतलब चींटे, यानी चींटे मतलब चींटियाँ, चींटियाँ जो छोटी छोटी जीव चींटियाँ होती हैं वही चींटियाँ, ठीक है। फरी, देखिए फरी का मतलब होता है फलना, जैसे पेड़ों में फल लगते हैं तो फरना। जोबन, जोबन का मतलब होता है यौवन, इसका मतलब होता है जवानी, लेकिन जवानी बोलने में भद्दा लगता है तो हम लोग यौवन कह लेंगे, ठीक है। भय मतलब हो गए हैं, भय माने हो गए हैं। नारंग, देखिए नारंग मतलब नारंगी, जिसको आप संतरा बोलते हैं, पेड़ होता है ना नारंगी, संतरा ऑरेंज, तो वही नारंगी। शाखा, शाखा यानी शाखा, डालियाँ, शाखा।
सुआ, सुआ माने तोता, सुआ माने तोता, और बिरह सरल है, लेकिन जब इन दोनों को साथ लेंगे सुआ बिरह तो हो जाएगा बिरह रूपी तोता, बिरह रूपी तोता। अब जाय न राखा, देखिए अब जाय न राखा का मतलब है अब इसकी रखवाली नहीं की जा सकती है या इसको बचाया नहीं जा रहा है। तो कहते हैं ना कि इसको रखते रहना, देखते रहना, बचाते रहना, तो वही है कि कह रहे हैं कि अब इसको राखा नहीं जा रहा, इसको बचाया नहीं जा रहा है। रानी नागमती कह रहे हैं अपने यौवन के लिए, कह रहे हैं कि बचाया नहीं जा रहा है। व्याख्या में देखेंगे। देखिए घिरनी, देखिए घिरनी का मतलब होता है गिरहबाज या लोटन। अब आप कहेंगे कि लोटन और गिरहबाज क्या होता है, तो देखिए आप अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो एक कबूतर होता है जो आकाश में उड़ते उड़ते अचानक से वो कलैया मार जाता है, उलट जाता है एकदम उल्टी मार करके, और अपने साथी कबूतर के पास बहुत ही तेज़ी से पहुंच जाता है। तो जो कलाबाजी कबूतर करते हैं वो उलटते पलटते रहते हैं ना, उनको ही कहा जाता है घिरन या गिरहबाज। परेवा का मतलब जो है कबूतर होता है, तो घिरनबाज परेवा यानी लोटन कबूतर या गिरहबाज कबूतर। होय मतलब होकर या की तरह, होकर भी बैठ सकता है और की तरह भी बैठ सकता है, जैसा आप बैठा लें, यानी लोटन कबूतर की तरह, गिरहबाज कबूतर की तरह। पीयू माने प्रियतम, पीयू माने प्रियतम। आओ मतलब आ जाओ, आओ माने आ जाओ, कैसे आ जाओ, बेगी, बेग माने शीघ्र, जल्दी, शीघ्र या जल्दी। पर टूटी, उलट दीजिए, टूट पड़ो, पर टूट को उलट के बोलेंगे टूट पड़ो। अब टूट पड़ो का मतलब यहाँ पर है जल्दी से आकर के मिल जाओ, टूट पड़ो जल्दी से आकर के मिल जाओ। नारी, देखिए नारी माने वैसे तो स्त्री होता है, लेकिन यहाँ पर रानी नागमती अपने लिए कह रही हैं, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रियतमा, प्रियतमा, ठीक है। पराए हाथ है, पराए हाथ है मतलब दूसरे के हाथ में पड़ गई है, दूसरे के हाथ में फंस गई है ना। अब दूसरा कौन है, बिरह रूपी तोता है, ध्यान रहे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि जो रानी नागमती हैं उनका प्रेम बहुत ही पवित्र है। इसमें एक प्रेम की जो चरम सीमा है उसको बताया गया है। देखिए ज़रा सा सोचिए कि एक व्यक्ति है, वो नागमती के लिए, यानी उनके जो पति रत्नसेन हैं, वो नागमती के लिए उनकी सौतन लाने गए हैं, लेकिन नागमती पूरी तरह से अपने पति की तरह के ऊपर समर्पित है। तो यहाँ पर वही कह ही रहे हैं कि जो सुआ रूपी विरह है, तोता रूपी, मैं उसके हाथ में फंस गई हूँ, उसके बस में हो गई हूँ। तो ही बिन मतलब तुम्हारे बिना, तो ही बिन माने तुम्हारे बिना। पाव न छूटी, देखिए पाव न छूटी मतलब नहीं छूट पाऊंगी, पाव मतलब पाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं छूट पाऊंगी, तुम नहीं आओगे तो वो मुझे पकड़े रहेगा, तो नहीं छूट पाऊंगी, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले चलिए थोड़ा सा हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या को करते हैं, क्योंकि कभी कभी संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नागमती वियोग वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पद्मावत में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका प्रसंग भी लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि जायसी जी ने चैत्र माह के आगमन पर रानी नागमती की विरह दशा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि जायसी जी कहते हैं, चैत बसंता होय धमारी मोहि लेखे संसार उजारी। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा
भाव के अनुसार लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में रानी नागमती विरह की अग्नि में जलती हुई अपने प्रियतम से कहती हैं कि हे प्रियतम। अब लाइन पर आ जाइए। हे प्रियतम, चैत का महीना लग गया है। चैत, तो हम लोग कहेंगे चैत का महीना लग गया है। बसंत ऋतु आ गई है। बसंत ऋतु आ गई है। धमाल गीत का, धमाल गीत का आयोजन हो रहा है। हो रहा है। धमाल गीत का आयोजन हो रहा है। किंतु आपके विरह में, इतना जोड़ लीजिए, किंतु आपके विरह में मेरे लिए, मोहि लेखे मेरे लिए, किंतु आपके विरह में मेरे लिए यह संसार, यह संसार, आपके विरह में मेरे लिए यह संसार उजड़ा हुआ लग रहा है। उजड़ा हुआ लग रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को एक बार फिर से सीखते हैं, लेकिन इस लाइन की व्याख्या आप पहले मेरे शब्दों में ज़रा सा सुन लीजिए। देखिए, इस लाइन में रानी नागमती ये कह रही हैं कि हे प्रियतम, चैत का महीना लग गया है, बसंत ऋतु आ गई है और चारों तरफ जो धमाल राग है, धमाल गीत है, उसका आयोजन हो रहा है। लोग धमाल गीत गा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन रानी कहती हैं कि हे प्रियतम, आप मेरे पास हैं नहीं, मैं आपके विरह में तड़प रही हूँ, इसलिए मेरे लिए ये जो सारा संसार है ये उजड़ा हुआ लग रहा है, नीरस लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला ना, आप ऐसे भी व्याख्या लिख सकते हैं और अच्छी व्याख्या होगी। लेकिन चलिए लाइन कितना कहती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और पहले थोड़ा सा भाव के अनुसार लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में रानी नागमती विरह की अग्नि में जलती हुई अपने प्रियतम से कहती हैं कि हे प्रियतम। अब लाइन पर आ जाइए। हे प्रियतम, चैत का महीना लग गया है, बसंत ऋतु आ गई है, चारों ओर धमाल गीत का आयोजन हो रहा है, किंतु आपके विरह में, मैंने कहा भाव के अनुसार जोड़िए, किंतु आपके विरह में मेरे लिए यह संसार उजड़ा हुआ लग रहा है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और एक लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अगली लाइन देखते हैं। अब कवि नागमती के शब्दों में कहते हैं, पंचम बिरह पंच सर मारे, रकत रोय सगरों बन ढारे। तो देखिए, अब रानी नागमती कहती हैं कि जब कोयल पंचम स्वर में गाती है तब, पंचम तो हम लोग इतने को कहेंगे, जब कोयल पंचम स्वर में गाती है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो कामदेव, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो कामदेव अपने विरह रूपी पांचों बाणों से, पंचसर पांचों बाणों से, मानो कामदेव अपने विरह रूपी पांचों बाणों से मुझे मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं और मैं उससे घायल होकर, इतना जोड़ लीजिए, और मैं उससे घायल होकर रक्त के आंसू रो रही हूँ, रकत रोय, रक्त के आंसू रो रही हूँ, जिससे सारे, सगरों सारे या सभी, जिससे सभी जंगल, वन जंगल, जिससे सभी जंगल रंग गए हैं, ढारे रंग गए हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को एक बार फिर से देखते हैं। लेकिन देखिए, पहले इसका भाव आप मेरे शब्दों में सुन लीजिए तो व्याख्या समझना आसान हो जाएगा। देखिए, अब इसमें रानी नागमती ये कह रही हैं कि जब कोयल पंचम स्वर में गाती है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो कामदेव हैं वो विरह रूपी अपने पांचों बाणों से मुझ पर हमला कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ जान लीजिए। देखिए, एक विरहणी स्त्री के लिए कोयल की जो कूक होती है, कोयल का जो गीत होता है
और जो पपीहे की पीऊ पीऊ बोली होती है, और जो भोर में संगीत बजता है, जो भोर में बांसुरी वगैरह संगीत बजते हैं, ये बहुत ही कष्ट देते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कोयल की बात हो रही है कि जब कोयल पंचम स्वर में गाती है तो मुझे ऐसा लगता है, नागमती कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कामदेव अपने विरह रूपी पांचों बाणों से मुझ पर हमला कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, और मैं उस विरह रूपी बाण से घायल होकर के खून के आंसू रोने लगती हूँ। और जब मेरी आंखों से खून के आंसू गिरने लगते हैं तो जो सभी जंगल हैं वो मेरे खून के आंसू में रंग करके लाल हो जाते हैं, ढारे रंग जाते हैं, लाल हो जाते हैं। जरा सा आशय यहाँ पर यह है कि देखिए बसंत ऋतु में ना पेड़ पौधों में नए पत्ते निकलते हैं, वो लाल रंग के दिखते हैं। तो यहाँ पर कवि ये कल्पना कर रहा है कि वो जो पत्तों के लाल रंग हैं वो जो नागमती हैं उनके आंसुओं से वो डूब गए हैं, इसलिए लाल हो गए हैं। भाव यही है, लेकिन लाइन कितना कहती है चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो रानी नागमती कहती हैं कि जब कोयल पंचम स्वर में गाती है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो कामदेव अपने विरह रूपी पांचों बाणों से मुझे मार रहे हैं, और मैं उससे घायल होकर रक्त के आंसू रो रही हूँ, जिससे सभी जंगल रंग गए हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और एक लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कवि कहते हैं, बूढ़ उठे सब तरिवर पाता, भीज मजीठ टेसुबन राता। अब आगे नागमती कहती हैं कि मेरे रक्त रूपी आंसुओं से, इतना जोड़ लीजिए, मेरे रक्त रूपी आंसुओं से सभी, यहाँ से शुरू करिए, सभी, मेरे रक्त रूपी आंसुओं से सभी वृक्षों के पत्ते, तरिवर पाता, वृक्षों के पत्ते डूब गए हैं, बूढ़ उठे डूब गए हैं। फिर से इतना देखिए, मेरे रक्त रूपी आंसुओं से, इतना जोड़ लीजिए, मेरे रक्त रूपी आंसुओं से सभी वृक्षों के पत्ते डूब गए हैं, और जोड़िए, और मजीठ और टेसू के जंगल, टेसुबन टेसू के जंगल, मजीठ और टेसू के जंगल भी भीग करके लाल हो गए हैं। राता, यहाँ पे राता का मतलब जो है लाल हो गए हैं या रक्तिम हो गए हैं, ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को फिर से सीखते हैं, हो सकता है आपको समझ में पहली बार में ना आया हो। तो बहुत ही सरल है, देखिए मैंने कहा पहले थोड़ा सा जोड़िए, मेरे रक्त रूपी आंसुओं से, अब लाइन पर आ जाइए, मेरे रक्त रूपी आंसुओं से सभी वृक्षों के पत्ते डूब गए हैं, और मजीठ तथा टेसू के जंगल भी मेरे आंसुओं से भीग करके लाल हो गए हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब रानी कहती हैं, बौरय आम फरय अब लागे, अबहु आऊ घर कंत सभागे। बहुत ही प्यारी लाइन है। अब रानी कहती हैं कि हे प्रियतम अब तो आम के बौर में भी फल लगने लगे हैं, फरय लागे, फल लगने लगे हैं। फिर से देखिए, रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम अब तो आम के बौर में भी फल लगने लगे हैं। हे सौभाग्यशाली प्रियतम, कंत सभागे, उल्टा आइए, हे सौभाग्यशाली प्रियतम अब तो घर पर आ जाओ, आओ घर, अब तो घर पर आ जाओ। पूर्ण विराम लगाएंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को फिर से देखते हैं। तो देखिए, रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम अब तो आम के बौर में भी फल लगने लगे हैं। हे सौभाग्यशाली प्रियतम अब तो घर पर आ जाओ। पूर्ण विराम लगाएंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब रानी कहती हैं कि सहस भाव फूली वनस्पति, मधुकर घूमहि संवरी मालती। बहुत ही सरल लाइन है। अब रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, आप चाहें तो हर लाइन में जोड़ सकते हैं हे प्रियतम, कोई दिक्कत नहीं है। हे प्रियतम अब तो वनस्पतियाँ भी, वनस्पति यहाँ से शुरू करिए, अब तो वनस्पतियाँ भी हजारों प्रकार से, सहस हजारों भाव प्रकार से
खिल गई हैं, खिल गई हैं। अब तो वनस्पतियाँ भी हजारों भाव से खिल गई हैं, अर्थात उसमें विभिन्न प्रकार के फूल खिल गए हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों के फूल खिल गए हैं। मधुकर भंवरा, और भंवरा अपनी मालती पुष्प को, और भंवरा अपने मालती पुष्प का स्मरण करके या याद करके, स्मरण करके भंवरा मंडरा रहा है, घूमे मंडरा रहा है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, कम समझ में आया, बहुत ही सरल है। देखिए, रानी कहती हैं कि हे प्रियतम, वनस्पतियाँ भी हजार प्रकार के फूलों से खिल गई हैं। भंवरा भी अपने मालती पुष्प का स्मरण करके उस पर मंडरा रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब कवि नागमती के शब्दों में कहते हैं, मोह कह फूल भय सब कांटे, दृष्टि परत जस लागहि चाटे। अब रानी कहती हैं, यहीं से शुरू करिए, मेरे लिए तो, मोह कह मेरे लिए तो ये सभी फूल, मेरे लिए तो ये सभी फूल कांटे के समान हो गए हैं, भय हो गए हैं। चलिए फिर से देखिए, बहुत ही सरल है। रानी नागमती कहती हैं कि मेरे लिए तो यह सब फूल कांटे के समान हो गए हैं, और जब इन पर मेरी दृष्टि पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो, जस माने मानो, तो ऐसा लगता है मानो मुझे चींटियाँ लग गई हैं, मानो मुझे चींटियाँ लग गई हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और इस एक लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस लाइन की व्याख्या को फिर से सीखते हैं, लेकिन पहले भाव समझिए। देखिए, यहाँ पर रानी ये कह रही हैं कि चारों तरफ हजार प्रकार के, ऊपर देखा हम लोगों ने, हजारों प्रकार के फूल लग गए हैं, सभी वनस्पतियाँ फूलों से लद गई हैं। लेकिन ये फूल जबकि सबको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब मैं इन पर अपनी नज़र डालती हूँ, इन फूलों पर, तो ये फूल ऐसे लगते हैं जैसे मेरे शरीर में चींटियाँ लग गई हैं और मुझे काट रही हैं। मुझे विरह बहुत परेशान कर रहा है, तो ये फूल भी मुझे चींटियों के जैसे लग रहे हैं। भाव यही है, लेकिन लाइन कितना कहती है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो रानी कहती हैं कि मेरे लिए सभी फूल कांटे के समान हो गए हैं, और जब इन पर मेरी दृष्टि पड़ती है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे शरीर में चींटियाँ लग गई हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब रानी कहती हैं, फर जोबन भय नारंग शाखा, सुआ बिरह अब जाय न राखा। देखिए, अब रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, जो मेरा जो शरीर है वो नारंगी के पेड़ की शाखा की तरह यौवन रूपी नारंगी से फल गया है। फर भय को एक साथ करिए, फल गया है। चलिए फिर से देखिए, रानी कहती हैं कि ये जो नारंगी रूपी मेरा शरीर है, इसकी जो डालियां हैं, इसमें यौवन रूपी नारंगी के फल लग गए हैं, और जो तोता है इनको खाना चाहता है। इतना जोड़ लीजिए, और जो तोता है वह इन्हें खाना चाहता है। और अब इस विरह रूपी तोते से मेरे लिए इसको बचाना बहुत ही मुश्किल है, मैं इसे बचा नहीं पा रही हूँ। चलिए इसको एक बार फिर से देखिए, लेकिन पहले भाव समझिए। आप भाव के अनुसार भी व्याख्या लिख देंगे तो भी हो जाएगा। तो भाव क्या है सुनिए। देखिए, इस लाइन में रानी ये कह रही हैं कि जैसे नारंगी के पेड़ों में जब नारंगी लगती है, संतरे लगते हैं, तो जो तोता होता है उसको कुतरता है, उसको खाता है। तो कहते हैं कि मेरा जो शरीर है ये भी नारंगी की पेड़ की तरह है, और जो मेरे नारंगी रूपी पेड़ में जो मेरी शाखाएं हैं, उसमें मेरा यौवन रूपी जो है नारंगी फल लग गए हैं, और जो विरह रूपी तोता है इसको खाना चाहता है। मैं इसको बचाना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं इसको बचा नहीं पाऊँगी, मेरे बस का नहीं है ना। भाव यही है, लेकिन लाइन कितना कहती है, चलिए एक बार फिर से सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, रानी कहती हैं कि हे प्रियतम,
ये जो नारंगी रूपी मेरा शरीर है, इसमें जो शाखाएं हैं उस पे यौवन रूपी नारंगी का फल लग गया है। इसे विरह रूपी तोता खाना चाहता है और मैं इसे विरह रूपी तोते से अब बचा नहीं सकती हूँ। ठीक है, बचा नहीं सकती हूँ, पूर्ण विराम लगाएंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए 2 लाइन दोहा है, उसको एक साथ देखते हैं। तो आगे कवि कहते हैं, घिरन परेवा होई पियू आओ बेग पर टूट, नारी पराए हाथ है तुह बिनु पावन छूट। बहुत ही सरल लाइन है। देखिए, अब रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम गिरहबाज कबूतर बनकर, होय मतलब होकर, या गिरहबाज कबूतर की तरह, दोनों बैठ जाएगा। फिर से देखिए, रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम गिरहबाज कबूतर की तरह, पीयू पहले बोल चुका हूँ, हे प्रियतम आप गिरहबाज कबूतर की तरह शीघ्र ही आओ और टूट पड़ो अर्थात मुझसे मिलो। अब यह तुम्हारी प्रियतमा नारी, अब यह तुम्हारी प्रियतमा विरह रूपी तोते के हाथ में पड़ गई है। पराए हाथ मतलब विरह रूपी तोते के हाथ में पड़ गई है। और अब यह तुम्हारे बिना तुह बिन तुम्हारे बिना, और अब यह तुम्हारे बिना छूट नहीं पाएगी, या कह सकते हैं बच नहीं पाएगी। पूर्ण विराम लगाएंगे और दोनों लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए इस दोनों लाइन की व्याख्या को एक बार फिर से सीखते हैं, लेकिन पहले भाव इसका ज़रा सा समझिए। देखिए, यहाँ पर रानी नागमती ये कह रही हैं कि देखिए, ऊपर जाएंगे तो जो विरह रूपी तोता है उनके यौवन रूपी नारंगी को खाना चाहता है, तो कहती हैं कि अब मैं इसको बचा नहीं पाऊंगी। तो कहती हैं कि हे प्रियतम, आप लोटन कबूतर या गिरहबाज कबूतर की तरह अत्यंत शीघ्रता से आ जाओ और इस विरह रूपी तोते के ऊपर टूट पड़ो। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अब बच नहीं पाऊंगी। यानी बच नहीं पाऊंगी का मतलब है कि हो सकता है मेरा प्राणांत हो जाए, मैं मर जाऊं, विरह के कारण मैं मर जाऊं, मैं बच नहीं पाऊंगी। तो वही कह रही हैं कि आप टूट पड़ो, टूट करके आओ, जल्दी से आओ, क्योंकि यह जो आपकी प्रियतमा है ये पराये के हाथ में फंसी हुई है, अर्थात विरह रूपी तोते के हाथ में फंसी है, और यदि तुम नहीं आओगे तो यह बच नहीं पाएगी, छूट नहीं पाएगी। कुछ ऐसी ही भावना लिए हुई ये दोहा है, लेकिन लाइन कितना कहती है चलिए एक बार फिर से हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से शुरू करिए। हे प्रियतम तुम गिरहबाज कबूतर की तरह अत्यंत शीघ्र ही आओ और टूट पड़ो। यह तुम्हारी प्रियतमा दूसरे के हाथों में है, यह तुम्हारे बिना छूट नहीं पाएगी। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। देखिए, यदि रस की बात करें तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। यदि छंद देखा जाए तो ये चौपाई और दोहा दो लोगों से मिलकर बना है। जो ऊपर की 7 लाइन काले रंग से थी वो चौपाई थी और नीचे की 2 लाइन नीले रंग वाली दोहा थी, इसीलिए मैंने अलग अलग रंग से लिखा है। अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अन्योक्ति अलंकार मुझे मुख्य रूप से दिखाई दे रहा है। भाषा इसकी अवधि है और शैली इसकी जो है मसनवी समन्वित गेय प्रबंधात्मक है। गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य दोनों है और शब्द शक्ति भी इसमें लक्षणा और व्यंजना दोनों है।